हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राय साहब और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का 10वां लेसन जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं या जितनी भी वस्तुएं देखते हैं हम उन्हें किसकी सहायता से देख पाते हैं? हम उन्हें प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पे गिरता है यानी आपतित होता है और उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे हम रूम के अंदर एक चेयर को देख पा रहे हैं तो प्रकाश है वो चेयर पे गिरता है, चाहे वो ट्यूबलाइट से गिर सकता है या बल्ब से गिरता है या आपतित होता है। तो उस चेयर से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिससे वो चेयर हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश एक भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, या हम ये कहें कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन क्या है। परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही क्या है? प्रकाश की घटनाएं हैं। पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक चमकदार पृष्ठ लेते हैं। चमकदार पृष्ठ है, ये मान लो कांच का कोई टुकड़ा है, उसके हमने दूसरी साइड क्या है? पॉलिश कर दी है। या चमकदार पृष्ठ यहाँ पे कोई बर्तन भी हो सकता है। तो प्रकाश क्या है? जैसे हम कहें कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, और यहां से कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, या यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है। वो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकता है जैसे सूर्य है, कृत्रिम भी हो सकता है जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है। एक बात आप ध्यान रखिए कि प्रकाश स्रोत से असंख्य किरणें निकलती है। तो अध्ययन के लिए हम क्या कहते हैं कि एक किरण निकल रही है जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो किसी भी स्रोत से असंख्य किरणें निकलती है। जब हम ये कहें कि किरण निकल रही है, किरण आपतित हो रही है, तो हम एक किरण पुंज की बात कर रहे हैं, किरणों के समूह की बात कर रहे हैं। तो पढ़ने में, समझने में हमें आसानी हो, इसलिए हम कहते हैं कि एक किरण निकल रही है। तो ये प्रकाश स्रोत है, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो यहां से प्रकाश की किरण चलती है और इस चमकदार पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस इसी माध्यम में आ जाती है। ये यहां भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, इसी माध्यम में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार पृष्ठ क्यों यूज करते हैं हम? मैंने कहा प्रकाश का चमकदार पृष्ठ या सतह से टकराना। तो चमकदार पृष्ठ या सतह हम इसलिए यूज करते हैं कि चमकदार पृष्ठ होता है वो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है, और ना ही चमकदार पृष्ठ से प्रकाश है दूसरी ओर जा सकता है। तो इसलिए हम चमकदार पृष्ठ यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक चमकदार पृष्ठ लेते हैं। इस तरह से हमने चमकदार पृष्ठ लिया और यहां मैं नीचे की तरफ ये लाइनें बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि पॉलिश की हुई सतह नीचे की ओर है। पॉलिश की हुई सतह नीचे की ओर है, तो परावर्तक सतह कहाँ है? इसमें ऊपर की ओर है। तो यहां से किसी प्रकाश स्रोत से या किसी वस्तु से इस पे प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है। तो ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, तो हम इस पे यहां कहेंगे कि ये क्या है? आपतित किरण है। आपतित हो रही है, इसका मतलब है कि इस पृष्ठ पे प्रकाश की किरण ऐसे गिर रही है। तो ये किरण आपतित हो रही है, तो इसको हमने कहा आपतित किरण। अब इस पृष्ठ पे जहां पे ये आपतित किरण आपतित हुई है, गिरी है, उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को हमने यहाँ पे O नाम दे दिया कि यहाँ पे इस पृष्ठ पे ये किरण यहाँ पे आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है? आपतन बिंदु पर। और किरण यहाँ से फिर क्या है? ये चमकदार पृष्ठ है, तो इसका परावर्तन होता है और परावर्तित होकर ये इस दिशा में चली जाती है।
तो ये किरण क्या है, यहां से इसका परावर्तन हुआ है, तो ये क्या होगी, परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण, ये होगी परावर्तित किरण। अब हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या है कि एक ऐसी रेखा जो इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हम इस पे क्या है, इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया, अभिलंब, इसको हमने नाम दे दिया अभिलंब। अब यहां देखिए, ये किरण ऐसे आई, आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यहां देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, ये ऐसे एक कोण बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में उपस्थित कोण को हम अभिलंब कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या है, आपतन कोण। तो यहां देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां देखिए कि अगर आपतन कोण का मान 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 20 डिग्री होगा। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ा देते हैं, इस किरण को थोड़ा और नीचे की ओर ऐसे आपतित करते हैं, तो मान लो कोण है वो 35 डिग्री हो गया है, तो परावर्तन कोण का मान भी 35 डिग्री होगा। तो इस आधार पे हम पहला नियम दे सकते हैं कि आपतन कोण का मान हमेशा ही परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और ये परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए दूसरा नियम, हम माने कि बोर्ड एक ये तल है। तल, किसी चीज को तल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स अक्ष चाहिए और वाई अक्ष चाहिए। ये बोर्ड का एक्स अक्ष है और मानो ये वाई अक्ष है, तो हमें क्या है, एक तल प्राप्त हो गया। तो बोर्ड क्या है, एक तल है। इसके बाद जैसे मैं आगे की ओर हाथ करूं तो ये दूसरा तल हो गया, इसके बाद एक और तल हो गया, इसी तरह से पीछे की ओर एक तल हो गया। तो बोर्ड क्या है, एक तल है। अब देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर है। तो इसी से परावर्तन का दूसरा नियम बन गया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि किरण ऐसे आपतित होती है और फिर बाहर की ओर निकल गई, या हम ये नहीं कहते कि किरण ऐसे आपतित होती है और अंदर की ओर परावर्तित होगी, क्योंकि बाहर की ओर जाएगी तो अलग तल आ जाएगा, अंदर की ओर जाएगी तो भी एक अलग तल आ जाएगा। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से हमने परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं दर्पण की, कि दर्पण क्या होता है। यहां मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि घर पे हम चेहरा देखते हैं, जिसके अंदर हम चेहरा देखते हैं, अपने बाल बनाते हैं, वो क्या है, दर्पण है, जिसे हम सामान्य भाषा में शीशा कह देते हैं, कांच कह देते हैं। बाइक है, कार है, बस है, उनकी साइडों में जो लगे होते हैं वो भी क्या है, दर्पण होते हैं, जिनसे हम पीछे आ रहे वाहनों को देख रहे हैं, तो वो भी क्या है, दर्पण है। तो दर्पण क्या है, हम कहेंगे दर्पण एक
कांच का ही भाग है जिसकी एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह पॉलिश की होती है, तो उसे हम क्या है, दर्पण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दर्पण है वो कितनी तरह का होता है। तो दर्पण दो तरह का होता है। पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। दर्पण को हम इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है जो परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो ये हो गया दर्पण। अब दर्पण को हमने दो भागों में बांटा है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? घरों में जब हम अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए, बाल बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण हम किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिबिंब क्या होता है और बिंब क्या होता है। तो बिंब क्या है? कोई भी वस्तु है वो बिंब कहलाती है। तो यहां मैं दो बिंदु बनाता हूं, एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, एक बिंदु यहां बना दिया। तो इसको मैंने नाम दे दिया नंबर 1 और इस बिंदु को नाम दे दिया नंबर 2। अब ये कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो वस्तु है, तो ये क्या हो गया? बिंब। किसी भी वस्तु को हम बिंब कहते हैं। तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पे मिलती है। किस बिंदु पे मिलती है? इस दूसरे बिंदु पे मिलती है, या मिलती हुई हमें प्रतीत होती है कि यहाँ ये किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जा रही है, तो इस बिंदु पे ये मिल सकती है या मिलती है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ये पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें चल रही है, तो या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ये पूर्व बिंदु का यानी पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं बिंब और प्रतिबिंब का हमें पता चल गया क्या चीज होती है। अब हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। पहला हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो हम घरों में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे समतल दर्पण है, उसके सामने हम पेन रखेंगे तो पेन का जो आकार है दर्पण के अंदर भी वो उतने ही आकार का दिखाई देगा। या हम उसके सामने कोई पेंसिल रखेंगे दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो समतल दर्पण के अंदर पेंसिल का आकार उतना ही दिखाई देगा जितनी वो बाहर है। तो पहला विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा ही बिंब के आकार के बराबर होता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब है, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से आगे रखी होती है। दूसरी विशेषता क्या है? समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु यानी बिंब है वो दर्पण से आगे रखा होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि ये एक समतल दर्पण है, इसकी ये साइड है इधर वाली, ये ऐसे पॉलिश की हुई है, और हम इस समतल दर्पण को क्या है एक वाइट पेज पे रख देते हैं। समतल दर्पण को हमने इसको वाइट पेज पे रख दिया और हम वाइट पेज पे क्या है ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ऐसे हमने बॉक्स बना लिए। ये जो बॉक्स हमने बनाए हैं
तो दर्पण के अंदर भी हमें इसी तरह के बॉक्स हैं वो दिखाई देंगे। ये बॉक्स हैं, ये इसी तरह से हमें दर्पण के अंदर दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स हैं वो दर्पण के अंदर भी हमें दिखाई देंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, ये समतल दर्पण है। तो हम क्या करते हैं, इस तीसरे बॉक्स के अंदर कोई वस्तु रखती है, मान लो छोटी कोई हम बॉल रखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरे बॉक्स के अंदर हमने बॉल रखी है, तो दर्पण के अंदर भी ये बॉल है वो तीसरे बॉक्स के अंदर हमें दिखाई देगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु आगे रखी होती है। ये होगी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी दूसरी विशेषता। अब हम पढ़ते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या होती है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। सीधा बनता है और आभासी बनता है। हम अपना चेहरा समतल दर्पण के अंदर देखते हैं तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। पेन हम देख रहे हैं तो पेन हमें दर्पण के अंदर सीधा दिखाई देगा, और जो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। दर्पण के अंदर हमें आभास होगा उसका, यानी वो नकली प्रतिबिंब होगा। उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और आभासी बनता है। अब हम पढ़ते हैं चौथी विशेषता कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब क्या है, पार्श्व परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्व परिवर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित होते हैं। समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं या समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। अब पार्श्व परिवर्तित या पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब है, हम समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में दाईं ओर दिखाई देगा और वस्तु का दायां भाग समतल दर्पण में बाईं ओर दिखाई देगा। इसे ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है, ये इसकी सतह है जिस पे पॉलिश की हुई है, तो यहां मैं इसके आगे दर्पण के आगे क लिखता हूं। इस तरह से मैं क लिखता हूं तो दर्पण में ये क किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से ये क दिखाई देगा। तो ये क्या है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो हम लिखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, हम कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पृष्ठ से परावर्तन होना है वो पृष्ठ क्या है, गोलीय हो, वक्रित हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझने के लिए एक खोखला गोला लेते हैं। मान लो ये कोई खोखला गोला है। हम क्या करते हैं, इस खोखले गोले को बीच में से ऐसे काट देते हैं। इस तरह से हमने इसको बीच में से काट दिया है। तो इस गोले के हमें कितने भाग प्राप्त हो गए हैं, दो भाग प्राप्त हो गए हैं। एक तो ये भाग प्राप्त हो गया और एक ये भाग प्राप्त हो गया। और इस गोले का एक केंद्र है जो क्या है, मान लो ये केंद्र है। ठीक है, हमने क्या है, एक खोखला गोला लिया, उसको बीच में से काट लिया, तो हमें इसके दो भाग प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस भाग को लेते हैं। इस तरह से हमने गोले के एक भाग को ऐसे ले लिया।
ये क्या है, गोले का एक भाग है और इसकी हमने इस साइड पे, बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर दी। जितने भी डायग्राम है इस लेसन के अंदर, तो इस तरह से लाइन बनाई हुई हो तो आप समझ लेना, या मैं लाइन बनाऊं तो आप ये समझ लेना कि इस साइड है वो पॉलिश की हुई है और इसकी दूसरी साइड है वो परावर्तक पृष्ठ है। तो इसके बाहर वाली सतह को हमने पॉलिश कर दिया, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, वो अंदर वाला। तो अवतल दर्पण क्या हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे अंदर की ओर, ये आप याद रख लेना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस खोखले गोले का ये भाग लेते हैं। इस तरह से हमने ये भाग लिया और इसके हम अंदर की सतह पे पॉलिश कर देते हैं। इस तरह से हमने अंदर की सतह पे पॉलिश कर दी। तो ये क्या हो गया, इसकी जो बाहर की सतह है वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो उत्तल दर्पण कौन सा हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम, या ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। कैसे कि इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है और इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हमने समझ लिया है। अब हम यहाँ देखें कि ये जो गोले का केंद्र है ये इस पार्ट में कहाँ पे है, यहाँ इस साइड में है। इस पार्ट में कहाँ है, अवतल दर्पण में कहाँ है, ये इस ओर है। तो अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो हमें इस लेसन में आगे काम आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो दोनों दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये एक खोखले गोले के भाग हैं। ये जो पृष्ठ है ये भी एक खोखले गोले का भाग है, ये भी पृष्ठ है। इस तरह से ये एक पूरा गोला है, इसका ये एक भाग है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र है, इसके केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया, P से पोल। तो P से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। आपको लिखना कैसे है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये खोखले गोले का भाग है, इस गोले का भाग है, ये दोनों परावर्तक पृष्ठ है। तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र ये हो गया और उत्तल दर्पण के अंदर क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे तीसरी परिभाषा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ये जो गोला है या ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ये परावर्तक पृष्ठ है, इस एक गोले का भाग है, जिस भी गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहेंगे कि गोले का परावर्तक पृष्ठ या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं चौथी परिभाषा। चौथी परिभाषा है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष
क्या होता है। तो यहां देखिए ये दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी एक ये काल्पनिक रेखा होती है, हम दर्पण के अंदर देखें तो हम ये हमें दिखाई नहीं देगी कि ये मुख्य अक्ष है, तो ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली। इधर मुख्य अक्ष उत्तल दर्पण के अंदर कौन सी होगी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, यहां देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, या हम इसको समझने के लिए ये कहें कि ये किसी रूम की दीवार है, वो इस तरह से वक्रित है या इस तरह से है, या हम एक बहुत बड़े गोले के अंदर खड़े हैं, इसके अंदर हम खड़े हैं। अब हम यहाँ से बॉल फेंकते हैं, यहाँ बॉल टकराएगी, इसके अंदर जैसे हम यहाँ से बॉल फेंकते हैं ऐसे टकराएगी, तो बॉल क्या है, इस तरह से नीचे की ओर आएगी, ये सामान्यतः ऐसा होता है। अब हम देखिए यहाँ बॉल को टकराते हैं तो बॉल क्या है, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष से इसके समानांतर कोई किरण आ रही है, इस तरह से समानांतर किरण आ रही है, तो वो यहाँ से टकराकर मतलब परावर्तित होकर इस दिशा में जाएगी, तो ये आपतित किरण होगी और ये परावर्तित किरण होगी। अगर हम किरण को यहाँ पे गिराते हैं या आपतित करते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात इस दिशा में जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें ये उत्तल दर्पण के अंदर, जैसे ये मुख्य अक्ष है, यहाँ कोई बॉल है, हम ऐसे टकराते हैं या किरण आपतित करते हैं, किरण गिराते हैं, तो वो यहाँ से टकराकर इस दिशा में जाएगी। अगर हम यहाँ से किरण गिराते हैं, आपतित करते हैं किसी प्रकाश स्रोत से, किसी वस्तु से, तो वो किरण है वो इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो बिंदु है जहाँ पे ये किरण आपस में मिलती है, टकराती है, तो इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मुख्य फोकस की परिभाषा हम किस तरह से देंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये किरणें ऐसे आई और इस दिशा में परावर्तित हो गई, ये इस दिशा में ऐसे फैल गई। हम अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे किरणों को, तो हमें ये क्या है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इस बिंदु को हम क्या है, मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया मुख्य फोकस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं अगली परिभाषा कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, तो यहां देखिए हमने पढ़ा मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव की जो बीच की दूरी है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव की जो बीच की दूरी है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ क्या बताता है,
फोकस दूरी को। जैसे यहाँ मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और दर्पण के बीच की जो दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सातवीं परिभाषा। सातवीं परिभाषा है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने अभी पढ़ा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहां देखिए, ये है वक्रता त्रिज्या और ये है फोकस दूरी। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। दर्पण में क्या है, वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। ये आपको याद रखना है, या आप आंकिक प्रश्न करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है या फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम पढ़ते हैं द्वारक क्या होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। इसकी ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, वृत्ताकार सीमा रेखा है। इसको हम नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N। तो ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है इसका व्यास यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक है, इसको आप किस तरह से परिभाषित करोगे कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहां देखिए उत्तल दर्पण का द्वारक क्या है, यहां जैसे ये M है, ये हमने नाम दे दिया N, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो यहां हमने पढ़ा है ध्रुव क्या है, वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या। ये एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्रुव क्या है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक क्या है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या नियम है, या गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किन नियमों के अनुसार बनते हैं। तो किसी भी वस्तु से असंख्य किरणें या किसी भी प्रकाश स्रोत से असंख्य किरणें निकलती है। हमें प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए, और वो 2 किरणें जहां पे प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी या काटेगी, तो वहां पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां देखिए मैंने नियमों को समझने के लिए 4 अवतल दर्पण बनाए हैं और 4 उत्तल दर्पण बनाए हैं। अब हम पहला नियम पढ़ते हैं कि पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। पहला नियम क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। अब यहां देखिए ये तो है अवतल दर्पण में कि कोई किरण है
वो मुख्य अक्ष के समानांतर गिरती है दर्पण पे, तो वो किरण है वो मुख्य फोकस में से गुजरेगी। अब देखिए हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के अंदर कि मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगी तो वह उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यानी हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आप ऐसे स्केल से करोगे तो आपको ये मुख्य फोकस से ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। कि हम कल्पना करते हैं कि ये किरण इधर जा रही है तो हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से आती हुई हमें प्रतीत होगी। तो इस तरह से उत्तल दर्पण के अंदर होता है अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। अब देखिए ये दोनों जो डायग्राम है या किरण आरेख है, यहाँ पे भी परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। किस तरह से? देखिए हम गणित के अंदर पढ़ते हैं कि कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से हम जब कोई त्रिज्या खींचते हैं तो वो त्रिज्या है, चाहे हम यहाँ खींचें, यहाँ खींचें, यहाँ खींचें, तो वो त्रिज्या है वो वृत्त की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम पढ़ते हैं कि वृत्त के केंद्र से कोई त्रिज्या खींचते हैं तो वो वृत्त की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये किरण यहाँ पे आपतित हुई है तो आपतन बिंदु क्या है? ये आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु पर हम केंद्र से अभिलंब खींचते हैं तो इस तरह से, तो ये कोण I हो गया, ये कोण R हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है? परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इस तरह से हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे तो इस तरह से ये अभिलंब, तो यहाँ पे ये जो कोण हो गया ये कोण I और ये कोण R, तो कोण I और R का मान भी क्या है? बराबर होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? परावर्तन का नियम है उसका पालन हो रहा है। दूसरा हम देखें, यहाँ हमने पढ़ लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी। अब है कि अगर दर्पण के मुख्य फोकस से कोई गुजरती हुई किरण दर्पण पर आपतित होती है, क्या है? मुख्य फोकस में से गुजरती हुई कोई किरण आपतित होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण के अंदर। कि हम कोई किरण है इस तरह से गिराते हैं दर्पण पे जो मुख्य फोकस में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या है? समानांतर हो जाती है। यानी किसी बॉल को हम ऐसे फेंकेंगे तो वो ऐसे सीधी आ जाएगी। तो ये होता है अवतल दर्पण के अंदर। ये क्या है? दूसरा नियम है। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है कि हम मुख्य फोकस की ओर इस तरह से कोई किरण आपतित करते हैं, मुख्य फोकस की ओर हमें ऐसे लगे कि हाँ इस साइड इसका मुख्य फोकस हो सकता है यहाँ से, तो इस तरह से हम किरण आपतित करते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है। तो पहला नियम देखिए, दूसरा नियम, ये एक दूसरे के अपोजिट है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी और मुख्य फोकस में से आपतित होती है तो समानांतर हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण है आपतित होती है, इस तरह से वक्रता केंद्र से कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। तीसरा नियम क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से गुजरती हुई कोई किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। अब उसी दिशा में वापस कैसे आ जाती है, इसका क्या लॉजिक है कि देखिए ये किरण आपतित हो रही है, यहाँ पे ये आपतन बिंदु हो गया, तो हम केंद्र से इस पे आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब कहाँ आएगा? इस आपतित किरण के ऊपर ही आएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण कितना बना? 0 डिग्री कोण बना। तो किरण क्या है? वापस इसी दिशा में आ गई। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण कितना बना? 0 डिग्री कोण बना। तो इस तरह से किरण जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वापस आ जाती है। किसके अंदर?
अवतल दर्पण के अंदर। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के अंदर कि वक्रता केंद्र की ओर किरण आपतित होती है तो वो वापस क्या है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये हमने पढ़ा तीसरा नियम। अब हम पढ़ते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है सभी के अंदर, ये हमें पता है दर्पण का ध्रुव, इधर भी लिख देते हैं, दर्पण का ध्रुव P से प्रदर्शित करते हैं कि मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, तिरछी दिशा में, अगर मुख्य अक्ष के तिरछी दिशा में दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो तिरछी दिशा में ही, तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है। ऐसे तिरछी दिशा में आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात तिरछी दिशा में वो चली जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए कोण आई, ये हो गया, ये अभिलंब हो गया आपतन बिंदु पे, तो ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, ये भी हमेशा बराबर होंगे। इधर देखिए उत्तल दर्पण के अंदर कि मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में दर्पण के ध्रुव पर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही चली जाती है। तो ये भी क्या है, कोण आई और कोण आर। तो ये है चौथा नियम। तो इस तरह से गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, इन नियमों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। जो अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे उसमें ये चारों नियम काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं।